और अब हमारे साथ नाजरीन मौजूद है बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब. ही इज एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध एंड ही इज लीडर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी. मुर्तज़ा एक यंग लीडर हैं और एक पढ़े लिखे नौजवान हैं, और पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है जिसमें प्रोफेशनल्स आए उसमें मुर्तज़ा की बड़ी कंट्रीब्यूशन और उनकी फैमिली की बड़ी कंट्रीब्यूशन है. मैं इनको जब भी देखता हूँ मुझे इनकी वालदा मोहतरमा याद आती है जिनको मैं फॉलो करता था, लेट फौजिया वहाब, जो खुद एक सेल्फ मेड खातून थी. और हमारा जो पूरा पाकिस्तान का कॉर्पोरेट सेक्टर था या जो एजुकेटेड क्लास है वो उनको और उन जैसे लोगों को एडमायर करती थी. एंड आई एम हैप्पी कि मुर्तज़ा उनके फुट स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं. So Murtaza, welcome to our national dialogue on the Karachi's development, and over to Shaheen for the further moderation. Very warm welcome, मुर्तज़ा. मैं आपकी वालदा और मैं बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स थे, और आज मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा है और फौजिया की याद भी आ रही है कि आई नेवर एक्सपेक्टेड कि इतनी जल्दी फौजिया जाएंगी और उनके बेटे को से मैं मुखातिब होंगी. बट बहुत अच्छी बात है. हमारे साथ ज़ाहिरा अशर अजीज भी हैं. बात कर रहे हैं कराची को आगे बढ़ाने की. बहुत आसान होता है क्रिटिसिज्म करना. हम बात करते हैं मुख्तलिफ लोगों से तो वो ये कहते हैं कि 15 साल से तो इनकी हुकूमत थी, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट अच्छा करेगी तब भी उसको क्रेडिट जाएगा, बुरा करेगी तब भी उसी के ऊपर क्रिटिसिज्म आएगा. हमने देखा ये शहर जख्म खोरदा हो चुका है. जैसे कहते हैं ना, इसका एक एक अंग जो है ना वो कर्ब में है इस वक्त, जो बारिशों के बाद कराची की सूरत हाल हुई है. सीरियसनेस दिखाई नहीं दी इसके बाद जो कि तूफान आया, जो कि हशर हुआ कराची का. अब एक प्लान आ रहा है. यकीनन पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा स्टेक है. मैं तो कहती हूँ कराची के अवाम हर उस पार्टी के पीछे सपोर्ट करेंगे पूरी तरह जो कुछ करके दिखाएगा, कराची के जख्मों पे मरहम रखेगा. आप क्या कहते हैं, इस वक्त क्या हाल है, और आप अपना पूरा जो भी चाहते हैं बयान करें प्लान के हवाले. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थैंक यू टू असफर, शाहीन आंटी, अशर साहब फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी. मैं थोड़ा सा बजाय इसके कि मैं माजी में जाऊं, मैं फ्यूचर आउटलुक पर बात करना चाहूँगा, बट मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंट होगा. मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि मसाइल का हल आप उस वक्त तक तलाश नहीं कर सकते जब तक आप मसाइल को समझे ना, और जब तक आपको मसाइल को समझे बगैर आप हल तलाश करेंगे तो जो हल आएगा वो शॉर्ट टर्म हल होगा, वो कभी भी सस्टेनेबल नहीं रह पाएगा. और अनफॉर्चुनेटली कराची शहर के अंदर कभी भी आपने मसाइल को समझकर मसाइल को हल करने की कोशिश अनफॉर्चुनेटली नहीं की. किसी की भी बात अगर की जाए तो मैं पहले उन इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करना चाहूँगा और उसके बाद फिर मैं अपना पर्सपेक्टिव देना चाहूँगा. देखिए, कोई भी शहर हो, कोई सूबा हो, कोई मुल्क हो, कोई कस्बा हो, उसकी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपको पता हो कि आप कितने लोगों को केटर फॉर करेंगे, उसकी आबादी कितनी है. आप इंफ्रास्ट्रक्चर ये समझ के बना सकते हैं ना कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर 100 लोगों के लिए बना रहा हूँ, 200 लोगों के लिए बना रहा हूँ, 1000 लोगों के लिए बना रहा हूँ. जो सबसे बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है और वो ये कि अभी तक कराची की जो एक्चुअल पॉपुलेशन है उसके बारे में कोई ऑथेंटिक एसरटेनमेंट नहीं हो पाई है. कि आज आप टीवी चैनल्स पे बैठ जाएं, सोशल इवेंट्स में बैठ जाएं, हर शख्स बात करेगा कि कराची की आबादी 2.5 करोड़ है, 3 करोड़ है, 3.25 करोड़ है. लेकिन जब आप इन टर्म्स ऑफ नंबर देखते हैं, इन टर्म्स ऑफ ब्लैक एंड वाइट देखते हैं, तो आपको नज़र ही आता है कि सेंसस ये कहते हैं कि कराची की आबादी 1 करोड़ 60 लाख है. तो आप मुझे बताइए, जो सबसे बड़ी डाइकोटमी है वो ये कि ऑन पेपर जो आपको रिसोर्सेज मिलती हैं, जो रिसोर्स एलोकेशन होती है, वो आबादी के तनासुब से होती है. जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर ले डाउन करते हैं तो आप आबादी को मद्देनज़र रखने के बाद करते हैं. तो जो आबादी ऑन पेपर है और आबादी एक्चुअली है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. हेंस हम सस्टेनेबल मामलात को हल करने में कामयाब नहीं हो पाते. दूसरा इशू जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है और थोड़ी बहुत ज़ुबैर साहब ने उसके ऊपर निशानदेही की थी, वो है कि कराची के अंदर हम सब मानते हैं कि कराची पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल कमर्शियल कैपिटल है. हम सब इस बात को मानते हैं
कि कराची पाकिस्तान का 70% रेवेन्यू जनरेट करके देता है। कराची की इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान को चलाती हैं, लोगों को रोज़गार फराहम करती हैं और पाकिस्तान भर से लोग कराची में आते हैं, बसते हैं, अपना रोज़गार कमाते हैं। प्रॉब्लम है कि जो फेडरल गवर्नमेंट की ओनरशिप होनी चाहिए कराची शहर के हवाले से, वो अनफॉर्चुनेटली माजी में नज़र नहीं आती। और उसकी मैं आपको मिसाल ये देता हूँ, मैं लेट मी इलैबोरेट माय पॉइंट, कि कराची के अंदर 6 डीएमसीज़ हैं, 1 केएमसी है, 7 इदारे हो गए सूबाई हुकूमत के, 6 कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं जो कि कंट्रोल करते हैं जिनको फेडरल गवर्नमेंट, डीएचए है फेडरल गवर्नमेंट, कराची पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट कासिम अथॉरिटी, पाकिस्तान रेलवेज, सिविल एविएशन अथॉरिटी, ये तमाम वफाकी इदारे हैं। अब अगर आप मुझे बताइए कि 17-18 एरियाज होंगे बाइफरकेटेड, जिसके डिफरेंट बॉसेस होंगे, डिफरेंट लीडर्स होंगे, तो कभी भी प्रॉपर सिनर्जी क्रिएट नहीं हो सकती। एक इदारा दूसरे को ब्लेम करेगा, दूसरा तीसरे को ब्लेम करेगा, तीसरा चौथे को ब्लेम करेगा, और अनफॉर्चुनेटली शहर के लोग सफ़र करेंगे। इसमें मैं आपको बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ कराची शहर की इम्पॉर्टेंट एरियाज़ के बारे में, जिसको एक आम आदमी समझता है कि यहाँ पर ये गलती है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट और द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द लोकल गवर्नमेंट। बट अगर आप डिटेल में जाएंगे, चीज़ों को समझेंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा नहीं कि ये तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एरिया ही नहीं है, ये तो लोकल गवर्नमेंट का एरिया ही नहीं है, ये तो फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एरिया है। तो मैं समझता हूँ मूविंग फॉरवर्ड कराची हैज़ टू हैव ए यूनिफाइड स्ट्रैटेजी, कराची नीड्स टू हैव वन यूनिफाइड लीडर, ताकि उसकी कमांड में आप आगे चल भी सकें और बाद में आप उससे सवाल पूछ सकें कि जी आपके पास ये मैंडेट था, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आप ये काम पूरा क्यों नहीं कर पाए। तीसरा जो अनफॉर्चुनेट इशू है वो है कराची के इदारों के अंदर, बल्कि मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान का इशू है, ओवर एम्प्लॉयमेंट, कि आप रिसोर्स एलोकेशन कर भी अगर देते हैं तो वो रिसोर्सेज को डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से इस्तेमाल अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाती। उसकी वजह ये है कि ओवर एम्प्लॉयमेंट की वजह से जो भी पैसे उन इदारों को मिलते हैं उसका 85-90% जो है वो उनकी तनख्वाहों में, उनकी पेंशन में चले जाता है, और डेवलपमेंट का जो काम है वो उससे अनफॉर्चुनेटली मुतासर होता है। इसकी मैं आपको मिसाल ये दे सकता हूँ कि पिछले 4.5-5 सालों में सिंध हुकूमत ने केएमसी को 70 बिलियन रुपीज़ दिए। ये मैं आपको ईयर वाइज का ब्रेकअप भी दे सकता हूँ। 70 बिलियन रुपीज़ दिए गए और हमें ये बताया जाता है कि जो सब्सटैंशियल एक्सपेंसेस हैं केएमसी के, वो तनख्वाह और पेंशन की मद में चले गए। इस अमाउंट में एडिशनल पैसे दिए गए थे कराची की डेवलपमेंट के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो कहाँ लगे हैं, किस तरह लगे हैं, वो चीज़ आपको नज़र नहीं आती। लेकिन ब्लेम बार बार ये कर दिया जाता है कि जी हमें फिजिकल रिसोर्सेज नहीं दी गई, हमें फिजिकल एलोकेशन नहीं दी गई, जिसकी वजह से हम काम नहीं कर पाए। ये असफर इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है लोगों को समझना कि जब हम ड्राइंग रूम में बैठते हैं, जब हम टेलीविज़न चैनल्स में बैठते हैं और गपशप करते हैं, तो आप सोचते हैं कि यार किसी शहर को, किसी सूबे को इतने ज़्यादा पैसे दिए, लेकिन पैसा लगता हुआ नज़र नहीं आता। अब मैं आपको उसकी मिसाल देना इस तरह चाहूँगा आसान अल्फाज में, कि अगर आप पुलिस की परफॉर्मेंस को देखते हैं तो बजट बुक में आपको नज़र ही आता है कि पुलिस का टोटल बजट है 91 बिलियन रुपीज़। सिंध में पुलिस का प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो बजट एलोकेशन की है वो 91 बिलियन रुपीज़ की है। बट व्हेन यू गो इनटू द डिटेल्स यू रियलाइज कि 91 बिलियन में 81 बिलियन इज़ फॉर सैलरी एंड पेंशन। दैट मीन्स उसका 10% जो अमाउंट है वो डेवलपमेंट साइड का है, बाकी नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम है जिसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। मूविंग फॉरवर्ड मैं कहता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कराची की आबादी आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप एक्चुअल बेस्ड ऑन एम्पिरिकल एविडेंस ये फैसला कर सकें कि किस तरह की प्लानिंग एंड डेवलपमेंट होनी चाहिए। और नेचुरली जब सही तरीके से सेंसस होंगे तो मेरे शहर की एलोकेशन भी बढ़ेगी, मेरे सूबे की भी एलोकेशन बढ़ेगी, हेंस वी विल हैव मोर इन दी एक्सचेकर टू प्रोवाइड टू दी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम बार बार ब्लेम गेम में जाते हैं कि जी ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये डीएचए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सिंध गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, केएमसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन तमाम चीज़ों से निकलने के लिए जो 17-18 डिफरेंट म्यूनसिपल बॉडीज़ हैं, मैं समझता हूँ उनको एक हेड में लाने की ज़रूरत है। जो आप कह रहे हैं ना, आपका डायलॉग है फॉर कोलैबोरेशन, असल इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि वो 17 म्यूनसिपल फंक्शन जो हैं दे शुड बी अंडर वन हेड, जो कि सही तरीके से काम कर सके, रिसोर्सेज को एलोकेट कर सके, और बाद में शहरी उस आदमी से पूछ सकें कि जी आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, आप फला काम क्यों नहीं कर पाए, आप फला काम क्यों नहीं कर पाए। तीसरी चीज़ मैं समझता हूँ
कि ये जो रुझान है कि स्टेट बिकम्स एन एम्प्लॉयर, मैं समझता हूँ इस रुझान से हमको निकलने की ज़रूरत है कि तमाम आपकी गवर्नमेंट बॉडीज जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली ओवर एम्प्लॉयमेंट का शिकार हैं। उसको रिजॉल्व करने के लिए मैं समझता हूँ प्राइवेट सेक्टर को लाना बहुत ज़रूरी है। एंड दैट इज़ वाई आई फील, हैविंग सर्व्ड इन द गवर्नमेंट फॉर द लास्ट 5.5 years, that the way forward for my city, my province or for my country is public private partnership. जब तक पब्लिक सेक्टर का प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेशन नहीं होगा, मैं समझता हूँ हम सही सिस्टम को इवॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमारे जो इश्यूज हैं, चाहे वो रिसोर्स मोबिलाइजेशन हो, रिसोर्स एलोकेशन हो, ह्यूमन रिसोर्सेज का इशू हो, उन तमाम मामलात को हल करने के लिए पब्लिक सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर को साथ बैठना होगा। हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मैकेनिज्म को विगरसली इन्फोर्स करना होगा और तभी मैं समझता हूँ हम अपने मसाइल को सस्टेनेबल अंदाज से हल कर पाएंगे। आखिरी मेरी गुजारिश है, जो ज़ुबैर साहब बात कर रहे थे उसको मैं सिर्फ क्लैरिफाई थोड़ा सा करना चाहूँगा कि जब कोई बुरा काम होता है तो आप कहते हैं इसकी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पे जाती है, और जब कोई अच्छा काम होता है तो कहते हैं जी हमने किया है ये। तो वो जो कराची की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन या सूबा सिंध की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इम्प्रूव हुई है, उस पर मैं एक गुजारिश ये करना चाहूँगा कि वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सारे पाकिस्तान की इम्प्रूव हुई, और सारे पाकिस्तान की इसलिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इम्प्रूव हुई थी कि एक कंप्लीट पॉलिटिकल कंसेंसस था। आपको याद होगा 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी, तमाम पॉलिटिकल पार्टी साथ बैठी, उन्होंने टेररिज्म के खिलाफ फैसला किया कि वी विल ऑल वर्क टुगेदर नाउ, no blame game, we will all work together and find a solution to the issue of terrorism which plagues our nation. नतीजा ये हुआ कि आर्मी पब्लिक स्कूल के इंसिडेंट से एक सिचुएशन क्रिएट हुई, हम सब साथ बैठे और आपने नतीजा ये देखा कि सारे पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतरीन तरफ बढ़ी और हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उस ऑपरेशन को लीड किया। तो ये कहना कि सूबाई सिंध के अंदर या कराची शहर के अंदर ऑपरेशन को कोई और शख्स लीड कर रहा था, मैं समझता हूँ ये गैर मुनासिब चीज़ है। उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट लीड कर रही थी, उसको सिंध हुकूमत ने लीड किया, उसको हमारे चीफ मिनिस्टर ने लीड किया, और उसके लिए जितनी भी रिसोर्स एलोकेशन थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो तमाम की तमाम जो फिजिकल बर्डन था वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बेयर किया था। तो मैं समझता हूँ हमें इस चीज़ को भी क्लियर करने की ज़रूरत है कि हम बार बार क्रेडिट लेने के लिए तो आगे आगे आते हैं, लेकिन जब डिसक्रेडिट की बात होती है तो कहते नहीं जी इसकी जिम्मेदारी असफर पे जाएगी, मुर्तज़ा पे जाएगी, फलाने पे जाएगी। तो मैं समझता हूँ वी शुड बी ऑब्जेक्टिव इन आवर अप्रोच। मैं समझता हूँ कि कराची बीइंग द इंडस्ट्रियल कमर्शियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इट रिक्वायर्स ए कोलैबोरेशन बिटवीन फेडरल, प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट। मुर्तजा, यहाँ पे कुछ सवाल ले लें आपसे, क्योंकि फिर टाइम कम रह जाएगा, सवाल रह जाएंगे। अशर, आप सवाल कर लीजिए पहले, फिर मैं। आई कैन नॉट हियर यू। हाँ, चलिए मैं कर लेती हूँ, आवाज का कुछ मसला आ रहा है। जी जी, आपने बड़े ही अच्छे इब्तदाइये से आगाज किया है कि कराची की आबादी और उससे मुल्हिका प्लानिंग और उसके ऊपर लिए जाने वाले स्टेप्स जो लिए जाने चाहिए थे, बहुत ही ये बड़ा लॉजिकल और बड़ी अच्छी आपने बात की है। लेकिन जो चीज़ मैं एक अवामी तासुर के हवाले से आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आपके सामने रखना चाहता हूँ कि दो किस्म के तासुर, चाहे सिविल सोसाइटी हो, चाहे पढ़े लिखे लोग हों या गैर पढ़े लिखे हों, कॉर्पोरेट सर्कल्स हों या बिजनेस सर्कल्स हों, एक एतमाद का फुकदान के हवाले से कराची की सिंध की हुकूमत के बारे में बात होती है कि ये चूंकि कराची से वोट नहीं मिलते इसलिए ये कराची का काम नहीं करना चाहते। इसके साथ साथ एक एतमाद का फुकदान मरकज से भी नजर आता है कि जिस हवाले से कुछ 2 रोज पहले शिबली साहब ने बात की कि हम पैसे इनके हवाले नहीं करेंगे। अगर ये तासुर गलत है तो इस तासुर को जाहिल करने के लिए सिंध हुकूमत ने क्या किया, और अगर ये तासुर गलत नहीं है तो यकीनन अनफॉर्चुनेटली बना दिया गया है, और एक अंग्रेजी में बड़ा मशहूर प्रोवर्ब है, परसेप्शन इज स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। मैं समझता हूँ हम उस परसेप्शन में फंस जाते हैं और एट टाइम्स हम रेट्रिक ओरिएंटेड होकर फैक्ट्स को देख नहीं पाते। अब शिबली फराज साहब का मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, उन्होंने जो बात कही कि जी एतमाद का फुकदान है, करप्शन, फला ढिमकाना। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कराची आके 2018 में ऐलान किया था कि मैं कराची को 162 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज दूंगा। ये प्राइम मिनिस्टर का ऐलान है, ये मेरा ऐलान नहीं है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ऐलान नहीं है। क्या 162 अरब रुपए इन 2 सालों में कराची शहर में फेडरल गवर्नमेंट ने लगा दिए? इसका जवाब है 0। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं कागजात को देखता हूँ,
जब मैं पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम देखता हूँ फेडरल गवर्नमेंट का, तो उसके अंदर कराची के लिए जो कुल मुझे एलोकेशन नज़र आती है वो 12.5 अरब नज़र आती है। पिछले साल के बजट की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर 11 अरब रुपए पिछले हुकूमतों के हैं। 1.5 अरब रुपए प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने बजट में फ्रेश प्रोजेक्ट्स के लिए कराची शहर के लिए ऐलान किया 162 अरब रुपए का, लेकिन कागजात में रिफ्लेक्ट कितना कर रहा है वो अमाउंट आपके सामने है। तो मुझे बताइए कि एतमाद का फुकदान तो मेरे पार्ट पे होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमने सवाल करना छोड़ दिया है। मैं समझता हूँ कराची के अंदर केपीटी है, पोर्ट कासिम है, रेलवेज है, सिविल एविएशन है, कंटोनमेंट बोर्ड है, ये फेडरल गवर्नमेंट का स्टेक है। मुझे बताइए फेडरल गवर्नमेंट क्या कर रही है उसके लिए। आप मुझे बताइए, माजी के अंदर कराची से मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स एंड शिपिंग थे, तो उन्होंने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पे पोर्ट कासिम ने भी खर्चा किया, केपीटी ने भी खर्चा किया। आप मुझे पिछले 2 साल में बता दीजिए कि केपीटी ने, पोर्ट कासिम ने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए क्या काम किया हो। आप मुझे बता दीजिए पाकिस्तान रेलवे ने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए क्या काम किया हो। मैं तो आपको गिला ये करना चाहूँगा कि पाकिस्तान रेलवे ने सिंध हुकूमत से ज़मीन ली अपनी रेल की लाइन बिछाने के लिए, वहाँ पर सोसाइटीज़ बना दी, वहाँ पर कमर्शियल प्लाजे बना दिए। सिविल एविएशन ने शारे फैसल पर ज़मीन ली एयरपोर्ट फंक्शंस के लिए, वहाँ पर पेट्रोल पंप्स बना दिए। तो मैं समझता हूँ ये जो ब्लेम गेम का एक अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट है हमारे यहाँ, वी शुड कम आउट ऑफ इट। जहाँ गलती है, मेरी सियासी जमात गलती करेगी, मेरी हुकूमत गलती करेगी, प्लीज़ ब्लेम अस, बट मैं रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि हैव योर फैक्ट्स करेक्ट। मुझे राइट नाउ एज अ रेजिडेंट ऑफ कराची, एज अ कराचीआइट, मैं फेडरल गवर्नमेंट के विजडम को डाउट करता हूँ, मैं उसकी नीयत को डाउट करता हूँ। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो जो ऐलान किया शहर के लिए, उस ऐलान को पूरा नहीं किया। लेकिन फिर भी आज वजीर आजम कराची आए, मैं पुरुमीद हूँ, मेरा चीफ मिनिस्टर पुरुमीद है कि इंशाल्लाह बेटर सेंस विल प्रिवेल एंड फेडरल गवर्नमेंट विल हेल्प द प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू वर्क आउट ए सस्टेनेबल सोल्यूशन फॉर आवर सिटी ऑफ कराची। मुर्तजा साहब, ये जानिए कि लोग अक्सर एक सवाल करते हैं, और ये जो अभी अशर ने सवाल उठाया, मैं उसी की कंटिन्यूएशन में बात करूंगी। वो कहते हैं कराची सिंध को जितना देता है उसका आधा भी आप लोग कराची में, आप फेडरल गवर्नमेंट का आपका गिला बजा, लेकिन कराची भी तो सिंध को देता है ना, तो सिंध क्यों वापस कराची में क्यों नहीं खर्च करता? ये भी थोड़ा सा तासुर गलत है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि पिछले 2.5 सालों में कराची शहर के अंदर डेवलपमेंट साइड पे सिंध हुकूमत ने 27 बिलियन रुपीज़ इन्वेस्ट किए। एंड आई कैन शेयर डॉक्यूमेंट्स विद यू, आई कैन शेयर पिक्चर्स एंड वीडियोस विद यू कि कहाँ कहाँ काम हुआ है। लेकिन ये 27 बिलियन कराची जैसे शहर के लिए नाकाफ़ी है। अगर इस 27 बिलियन को फेडरल गवर्नमेंट ने मैच किया होता तो मेरे ख्याल में सिचुएशन और बेहतर हुई होती। जो हमने केएमसी को पैसे दिए हैं, हमारा गिला है कि हमें वो पैसा कराची शहर में लगता हुआ नज़र नहीं आया। बट इसका एक और एस्पेक्ट है शाहीन, जो आपको समझने की ज़रूरत है कि कराची को पैसा सिर्फ सड़कों के शक्ल में, अंडर पासिस की शक्ल में नहीं मिलता। कराची को पैसा यूनिवर्सिटीज़ की शक्ल में भी मिलता है। जैसे डाउ यूनिवर्सिटी कराची की है, उसको 4.5 अरब रुपये सिंध हुकूमत देती है, 4.5 बिलियन रुपीज़। ऐसा यूटी कराची का एक हेल्थ सेक्टर का बड़ा अच्छा इदारा है, चलाता प्राइवेट सेक्टर है, 6.5 अरब रुपये सिंध हुकूमत उसको देती है। इंडस हॉस्पिटल को सिंध हुकूमत पैसे देती है, हैंड्स के इदारे को सिंध हुकूमत पैसे देती है, NICVT को सिंध हुकूमत 16 अरब रुपये देती है, JPMC को सिंध हुकूमत पैसे देती है। तो सिर्फ जब आप कराची को देखते हैं तो यू शुड नॉट कन्फाइन योरसेल्फ कि कितनी सड़कें बनाई आपने, कितने आपने अंडर पासिस बनाए। यू ऑल्सो हैव टू लुक एट दीज थिंग्स। और उसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो कराची के लोग सरकारी मुलाजमतों में हैं, उनको भी तो तनख्वाह जाती है, वो भी तो उस बजट से जाती है ना, जो सिंध हुकूमत का बजट है। अदरवाइज पैसे कहीं और से तो नहीं आएंगे। तो हमारा बेसिक जो प्रॉब्लम इस वक्त है शाहीन, वो ये है कि जितने पैसे आते हैं उस पैसे का सबसे बड़ा प्रोपोर्शन जो है वो नॉन डेवलपमेंट साइड पर जाता है, वो तनख्वाहों में, पेंशन में जाता है, जिसकी वजह से आपका डेवलपमेंट आउटलुक जो है वो इतना बेहतर नजर नहीं आता। बुर्ज़ो, आपका क्या फाइनल मैसेज है? वे फॉरवर्ड फॉर कराची इन योर ओपिनियन एज पीपल्स पार्टी रिप्रेजेंटेटिव, वे फॉरवर्ड इन योर क्लोजिंग रिमार्क। वे फॉरवर्ड मैं समझता हूँ कि देयर शुड बी ए very good working relationship between the federal, provincial and the local government, so that there is positive energy to find out a sustainable solution for the problems that Karachi faces. कोई हुकूमत ये काम अकेले नहीं कर सकती, नंबर 1।
नंबर 2, मैं समझता हूँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज शुड बी ऑन द सेम पेज कि कराची पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल कमर्शियल कैपिटल है, कोई पेटी पॉलिटिक्स इस इशू पे नहीं होनी चाहिए, कोई क्रेडिट लेने की बात, कोई ब्लेम गेम की बात नहीं होनी चाहिए. वी शुड ऑल वर्क टुगेदर फॉर कराचीज बेटरमेंट एंड लेट द पीपल ऑफ कराची देन डिसाइड कि किसने खिदमत की है, किसने खिदमत नहीं की है. तीसरी चीज़, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के साथ काम करने की ज़रूरत है, मिलकर कोलैबोरेट करने की ज़रूरत है. हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं, हमारे जो इदारे हैं, उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर हमारे साथ मिलकर काम करेगा. तो मैं समझता जैसे आपने थर में किया है, जैसे आपने थर में एनजीओ के साथ, हमने थर में किया है, हमने मीरपुर खास के एरिया में किया है. हम ये अस्पतालों के साथ जो हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं उसमें हम ये काम करें. मैं समझता हूँ दिस इज़ द वे फॉरवर्ड, नॉट जस्ट फॉर माई सिटी, इट इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर द इंटायर कंट्री. बिकॉज जो फाइनेंशियल फंड्स की शॉर्टेज है इस वक्त, जो फाइनेंशियल फिस्कल प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान की, वो आप प्राइवेट सेक्टर के इश्तराक के बगैर मैं समझता हूँ रिजॉल्व नहीं कर सकते. तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप शुड बी ए प्रायोरिटी फॉर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान एज अ वे फॉरवर्ड. आप कराची में, मैं आखिरी जुमला एक पूछ लूं, कराची में आप चाहते हैं एक इंडिपेंडेंट मेयर आए जो जिसके पास पावर हो अंडर वन अथॉरिटी, और वो इस शहर को एक बड़े शहर की तरह इसको गवर्न कर सके, आप लोगों से हेल्प लेके, जाहिर है फेडरल गवर्नमेंट से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, बट एडमिनिस्ट्रेटर एक हद तक थोड़ा इंडिपेंडेंट भी हो. मैं समझता हूँ शाहीन, एक पावरफुल ऑफिस क्रिएट होने की ज़रूरत है, और वो जो ऑफिस है वो किसी फ़र्द वाहिद के इर्द गिर्द नहीं घूमना चाहिए. हमें इदारों को बनाने की ज़रूरत है. हमें केएमसी को एक फंक्शनल इदारे में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, और किसी एक इंडिविजुअल पे नहीं. एक अच्छा आदमी आएगा वो चले जाएगा, लेकिन अच्छा इदारा अगर क्रिएट होगा वो इदारा रहेगा और लोगों की खिदमत सही तरीके से कर पाएगा. मैं समझता हूँ वो इदारा बनाने की ज़रूरत है जिसके अंदर पावर्स भी हों, बट एट द सेम टाइम चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ, चूँकि माजी के निज़ाम ने जो खराबियाँ भी की हैं उसका भी खमियाजा कराची शहर भुगत रहा है. तो एक अच्छा पावरफुल इदारा क्रिएट करने की ज़रूरत है विद अप्रोप्रिएट चेक्स एंड बैलेंसेस. अशर, आप बात कीजिए कुछ, टाइम बिल्कुल आखिरी है. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हवाले से मुर्तज़ा साहब ने जो बात की, यकीनन एक बहुत ही काबिल तहसीन बात है, और इसमें मैं ये तायद करूंगा इनकी कि PPHI के नाम से सिंध हुकूमत का जो इदारा हेल्थ के हवाले से चल रहा है वो यकीनन एक मॉडल इदारा है, और इसी चीज़ को आगे लेके दूसरी जगहों पर, दूसरे शोबों में ले जाने की ज़रूरत है. और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जल्द ऐसी तजावीज़ आपकी तरफ से आएंगी जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को बुला के, बिठा के और इस हवाले से बातचीत होगी ताकि काम को आगे बढ़ाया जा सके. मैं एक सिर्फ असफर रिक्वेस्ट कर लूँ. जी बिल्कुल बिल्कुल. देखिए, पॉलिसी लेवल पर बड़ी बात की जाती है. मैं आपको सिंध हुकूमत के बिहाफ पे इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि वी आर विलिंग टू वर्क विद द प्राइवेट सेक्टर. आइए हमारे साथ काम कीजिए. लेट अस स्ट्रीमलाइन गुड पॉलिसीज विच कम अप विद सस्टेनेबल सॉल्यूशंस. तो मैं चूंकि लेजिस्लेशन को लुक आफ्टर करता हूँ, पॉलिसीज को लुक आफ्टर करता हूँ, माई ऑफिस इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर फाइंडिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर आवर सिटी, फॉर आवर प्रोविंस. मुर्तजा, इस पे एक काम हम ये करते हैं कि कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप के आप भी मेंबर हैं और सारा टोटल कॉर्पोरेट सेक्टर हमारा वहाँ पे मौजूद है पूरे पाकिस्तान का, लेकिन जो कम से कम कराची बेस हमारे सारे टॉप CEOs हैं, टॉप बिजनेसमैन हैं, हम ये कर सकते हैं कि CPG की और आपकी और चीफ मिनिस्टर के साथ हम एक डायलॉग रख लें, उनके साथ एक बैठ के सिटिंग कर लें फेस टू फेस. और आई थिंक एक जो मेरा बहुत फ्रैंक मैं आपको एक व्यू दे रहा हूँ वो ये है कि जो सिंध गवर्नमेंट है, जो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है, उसका थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप भी है बहुत सारे लोगों के साथ, सोसाइटी के साथ, या खास तौर पे जो आपका कॉर्पोरेट सेक्टर है या जो टिपिकल जो चैम्बर्स हैं उनके साथ तो आप लोगों की एफिलिएशन अच्छी है, लेकिन बहुत सारे लोग इंटरेक्शन में नहीं है. जो लोग इंटरेक्शन में, उनका फिर परसेप्शन भी डिफरेंट होता है. तो इसमें हवाले से अगर हम एक ये करते हैं कि मैं आपसे कम्युनिकेट करता हूँ और हम एक, आप और चीफ मिनिस्टर, आपकी जो टीम है, हम एक बैठ के CPG के साथ एक वर्किंग ग्रुप बना के कुछ ना कुछ देखते हैं. बिकॉज की जिम्मेदारी सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं होती, हम ये बात मानते हैं, जिम्मेदारी सबकी होती है. और कोई भी गवर्नमेंट हो, फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, उसकी सक्सेस कंट्री या सूबे की सक्सेस होती है, उसका फायदा अल्टीमेटली आवाम को होता है. और कोई भी शहरी जो है वो ये नहीं चाहता कि कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे सिटी गवर्नमेंट हो, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, और चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, वो नाकाम हो. हर एक की ख्वाहिश होती है कि वो कामयाब हो. तो इस सिलसिले में मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक ब्रिज हम CPG की तरफ से प्ले करते हैं. हम एक ब्रिज जो है उसको डेवलप करके और थोड़ा सा कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाते हैं. आपका बहुत शुक्रिया
और Thank you for इसके giving me the बाद opportunity. हम इस सेशन को क्लोज करते हैं और इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट 1 मिनट में हम स्टार्ट करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। Thank you. नाउ द सेकंड सेशन हमारा स्टार्ट होगा फैसल सजवारी के साथ जो एमक्यूएम के हैं।